Welcome to the Mastermind Public School online channel, and this is the video of chapter 3 of class 9 subject science part 3. So इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि जो एटम एग्जिस्ट कर रहा था, टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। एटम जो है इलेक्ट्रिकली हमने कहा था कि न्यूट्रल होता है, तो एटम जो है आपका फ्री फॉर्म में ना अवेलेबल होकर के वो दो फॉर्म में अवेलेबल था, जिसमें अपन ने एक देखा एटम कैन बी एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म और दूसरा हो जाता आयंस। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि कैसे मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक हो सकते हैं, वो अपन ने देखा। आज के टॉपिक में हमें देखना है कि कैसे एटम जो है वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सो आयन सिंपली डेफिनेशन की बात करें तो एन आयन मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या कह रहे हैं, आयन क्या है, एक तरह से क्या है एटम, या फिर अपन क्या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम है जो कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो आयन की डेफिनेशन की अपन बात करें कि आयन may be defined as an atom or group of atom having positive और negative charge। so आयन एक एटम या फिर एटम का ग्रुप है जिसमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें कि सम पॉजिटिव आयंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, कैल्शियम 2 प्लस आयन। तो ये हो सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोडियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है, इनके एटम उनके आयंस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो सोडियम में आप देख सकते हैं सिंगल पॉजिटिव है, पॉजिटिव। उसके अलावा पोटेशियम में भी सिंगल पॉजिटिव है, और यहाँ पर कैल्शियम में अपन देख सकते हैं 2 पॉजिटिव आयन हैं। या फिर सम नेगेटिवली चार्ज आयन की बात करें, नेगेटिवली चार्ज आयन की बात करें, जैसे कि क्लोराइड माइनस हो जाता है, और इसके अलावा सल्फाइड माइनस हो जाता है, सल्फेट माइनस हो जाता है, और हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन माइनस हो जाता है। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि आयन एटम या ऐसे एटम का ग्रुप है जिसमें किसी भी तरह का चार्ज अवेलेबल है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सिंगल एटॉमिक आयन की जैसे अपन बात करें नाउ, अब आयंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो एक एक करके उन कैटेगरीज को देखते हैं। नाउ डेफिनेशन में हमने देखा कि कैसे आयन एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है और जिसपे किसी तरह का चार्ज अवेलेबल हो। तो अगर सिंगल एटम से बना हुआ आयन है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सिंपल आयन। और अगर एक से ज्यादा एटम से मिलकर के कोई आयन बन जाता है तो उसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, कंपाउंड आयन। तो आयन 2 टाइप के हो सकते हैं, पहला सिंपल आयन और दूसरा कंपाउंड आयन। कंपाउंड आयन को अपन पॉली एटॉमिक आयन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम्स मौजूद हैं, इसलिए अपन इसको क्या भी बोल सकते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। तो आयन एग्जिस्ट करते हैं सिंपल आयन और कंपाउंड आयन। अब ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज की बात करें जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। यहाँ पर देखें नेगेटिवली चार्ज सिंपल आयन की बात करें जैसे कि क्लोराइड आयन। फिर वैसे ही कंपाउंड आयन की यहाँ पर अपन डिस्कस करें तो कंपाउंड आयन भी आपके कंपाउंड आयन मोर देन 1 एटम से मिलकर के बने हैं। आप यहाँ दे सकते हैं अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये आयन एक से ज्यादा एटम से मिलकर के बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 एटम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन 4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 5 एटम है और यहाँ पर 2 एटम है। तो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनने वाले आयन आपके क्या हो जाते हैं, कंपाउंड या फिर पॉली एटॉमिक आयन। ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली। पॉजिटिव फॉर एग्जांपल जैसे कि अमोनियम आयन, और नेगेटिव में अपन 3 एग्जांपल है जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो एटम है दो अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर देता है और दूसरा आयन के फॉर्म में। मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि होमो एटॉमिक भी हो सकता है और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, होमो और हेटेरो मॉलिक्यूलर भी हो सकता है।
और आयन में हमने देखा कि आयन सिंपल आयन के फॉर्म में भी हो सकता है और कंपाउंड आयन के फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ अब हमको यहाँ पर देखना है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला आप कैसे बनाते हैं पहले अपन देखेंगे आयनिक कंपाउंड के केस में कि आयनिक कंपाउंड में अपन केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जो अपन पढ़ते हैं जैसे कि NaCl, MgCl, AgCl। तो ये सिंपली क्या है, केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला अपन आयनिक कंपाउंड के केस में कैसे बनाएंगे और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के केस में कैसे बनाएंगे, तो एक एक करके अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला पहले अपन देखेंगे आयन में। नाउ फॉर्मेशन और राइटिंग ऑफ अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के केस में अपन कैसे केमिकल फॉर्मूला राइट करते हैं, तो उसके लिए अपन आयनिक कंपाउंड में आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर आयन में कितना चार्ज है, कि अगर वो सिंगल आयन है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है, और कितना चार्ज है यानी कि 1 है, 2 है या 3 है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके बुक में आपको लिस्ट ऑफ आयन्स मिल जाएगी, उनमें कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो ये अपन बुक से एक बार उसको प्रॉपरली स्टडी कर लें। सो बुक में आपको पेज नंबर 37 पर टेबल नंबर 3.6 में आपको सारे जो भी एग्जिस्टेबल आयन पॉसिबल है वो आपको उनके नाम, साथ में उनके चार्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव, और कितना +1, +2, -1, -2 सारे आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्या करना है कि पेज नंबर 37 पर जो टेबल दिया है 3.6 उसको अच्छे से पहले लर्न करना है, मेमोराइज करना है। नेम ऑफ एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, उसकी आयन को क्या कहते हैं उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कितना चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन 2 एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो जैसे पहला आपका दिया है सोडियम कार्बोनेट। तो जैसा आपको नॉलेज है, अपन टेबल में अपन ने पढ़ा कि सोडियम आयन कैसा होता है, सिंगल पॉजिटिव आयन होता है, और कार्बोनेट कैसा होता है, 2 नेगेटिव आयन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखने के पहले वो आयन के अपन को यहाँ पर नंबर लिख लेने हैं कि यहाँ पर सोडियम में कितना आयन है, पॉजिटिव है, और कितना है, 1 है, तो अपन ने यहाँ पर 1 राइट कर लिया। फिर कार्बोनेट में हमने देखा कि कितने आयन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 राइट कर लिया। चार्ज अपन को नहीं देखना है, यहाँ पर चार्ज अपन को लिखना जरूर है लेकिन उसको मेंशन नहीं करना है, कहाँ, फॉर्मूले में। नाउ अल्टीमेटली अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो Na के आगे आपको क्या लिख देना है, 2, और CO3 के आगे यहाँ पर अपन को 1 लिख देना है, यानी कि 1 एग्जैक्टली 1 को लिखते नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। नाउ एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम में अपन ने टेबल में देखा कितना आयन है, 3 आयन है, तो 3 आपने यहाँ पर राइट कर लिया। सल्फेट में देखा कितना, 2 और माइनस का आयन है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ पर Al2 के आगे क्या लिख देंगे, Al के आगे 2 और सल्फेट SO4, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर अपन क्या लिख देंगे, 3। तो इस तरीके से आप ये आयनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला आसानी से लिख पाएंगे। और भी आपके बुक में एग्जांपल हैं, तो एक बार पहले टेबल को प्रॉपरली स्टडी करिए, उसके आफ्टर यू कैन प्रैक्टिस द राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। नाउ अब हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है, फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, और केमिकल फॉर्मूला लिखने के कुछ रूल्स हैं वो अपन एक एक करके ये देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स के केस में, आयन के केस में हमने ऑलरेडी बता दिया है। नाउ हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के केस में कैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उससे रिलेटेड डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। नाउ केमिकल फॉर्मूला क्या है और उसको किस प्रकार से आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन डेफिनेशन देखें कि केमिकल फॉर्मूला सिंपली इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड जो अपने कंपोनेंट जिनसे मिलकर के वो बना है उनको उनके सिंबल के रूप में लिखना, यही आपका क्या है, केमिकल फॉर्मूला। तो दिट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में आप देख सकते हैं कि 2 आपके एलिमेंट अवेलेबल है, कैल्शियम है और ऑक्साइड है।
तो यहाँ पर अपन ने उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख तो दिया, लेकिन कैसे लिखा है, सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि कैल्शियम का अपन ने पूरा नाम नहीं लिखा, उसका सिंबल यानी यूज किया है, और ऐसे ही ऑक्सीजन का पूरा नाम न लिख के उसका अपन ने खाली सिंबल यूज किया है। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, केमिकल फॉर्मूला इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड हो, चाहे वाटर है या NaCl है या कोई भी कंपाउंड है, उसको उसके कंपोनेंट के सिंबल के फॉर्म में लिखना ही क्या है, आपका केमिकल फॉर्मूला है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला लिखने के कुछ क्या हो जाते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि केमिकल फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले कि द वैलेंसीज एंड चार्ज ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस। कि जब भी आप किसी कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड की केमिकल फॉर्मूला को राइट कर रहे हैं, तो जो भी आप एलिमेंट हैं उसकी क्या, एक तो हो जाती है वैलेंसी और आयंस की क्या हो जाती है चार्ज। इनका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि इन केस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी हमको मालूम है क्या हो जाती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाती है -2, कैल्शियम की हो जाती है +2। तो यहाँ पर आप देखें कि जब भी कोई कंपाउंड बने तो उनकी जो एलिमेंट है या जो कंपोनेंट है उनकी वैलेंसीज हमेशा सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और अगर आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि अपन बात करें NaCl, तो Na में सिंगल पॉजिटिव होता है और क्लोराइड में सिंगल नेगेटिव, उनके आयन यानी कि चार्ज बराबर होने चाहिए या फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने चाहिए, चार्ज कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है केमिकल फॉर्मूला का कि द वैलेंसीज एंड चार्ज ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस। फिर इसके अलावा व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म, जब भी कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें कि एक मेटल मौजूद है और एक नॉन मेटल मौजूद है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि मेटल हमेशा पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल बाद में। जैसे अपन देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड के केस में कैल्शियम यहाँ पर मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो हमने उसका सिंबल या केमिकल फॉर्मूला लिखते समय क्या ध्यान रखा है कि मेटल का सिंबल पहले लिखा जाए और नॉन मेटल का सिंबल बाद में लिखा जाए। ऐसे ही NaCl के केस में भी आप देख सकते हैं सोडियम मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लोराइड नॉन मेटल को। तो जब भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कंपोनेंट मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो हमेशा मेटल वाले कंपोनेंट को पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल वाले कंपोनेंट को बाद में लिखा जाता है। फिर व्हेन पॉलीएटॉमिक आयन आर यूज्ड देयर द आयन आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो रेशियो। जैसे अपन ने अभी पॉलीएटॉमिक आयन के कुछ केसेस पढ़े थे, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में हमने क्या देखा कि सल्फेट में ऑलरेडी पॉलीएटॉमिक आयन था, सल्फेट क्या था आपका -2 और एल्यूमिनियम क्या था +3। तो सल्फेट एक तरह से पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उसको लिखते समय क्या करते हैं, उसको पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं और उसके बाद उसके बाहर उसका अपन रेशो लिख पाते हैं। तो ये हमेशा आपको केमिकल फॉर्मूला लिखते समय ध्यान रखना है कि अगर वो पॉलीएटॉमिक आयन है उसमें, तो पॉलीएटॉमिक आयन को आपको ब्रैकेट में क्लोज करना है और उसके बाद उसका रेशियो बाहर की तरफ लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड यानी OH- आपका कैसा आयन है, पॉलीएटॉमिक है, और उसकी जो रेशियो है उसको बाहर ब्रैकेट के लिख देना है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके नॉर्मल केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। नाउ इसके बाद आ जाता है आपका मॉलिक्यूलर मास। नाउ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हमने पहले सबसे पहले एटम के बारे में देखा, फिर एटॉमिक मास के बारे में देखा, फिर एटॉमिक मास यूनिट के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि एटम कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में और आयन के फॉर्म में। नाउ एटम का एटॉमिक मास देखा, तो ऐसे ही मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो लेट्स कंटिन्यू विद द डेफिनेशन एंड फॉलोड बाय एग्जांपल्स। सो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। कि जो भी सब्सटेंस है उसमें जितने भी एटम मौजूद हैं उन सभी एटम के एटॉमिक मासेस का एडिशन कर लें, उनको कंप्लीटली अपन जोड़ दें, तो वो अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल अपन देखें कि वाटर के लिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले डेफिनेशन को देखें, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि वाटर में कितने एटम है, टोटल 3, 2 एटम आपके हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम आपका ऑक्सीजन का है। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन
प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि हो जाता है 60 AMU। दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 18U। तो 18U या एटॉमिक मास यूनिट आपका क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास। कैसे अपन ने कैलकुलेट किया कि सम ऑफ, दोनों को पहले ऐड करना है, इसको एटॉमिक मास ऑफ जितने भी एटम मौजूद हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के सब्सटेंस में। जैसे दूसरा एग्जांपल की अपन बात करें, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं कार्बन के कितने एटम हैं 1, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है 12। सम यानी कि जोड़ना, प्लस का साइन। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 2, इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हमने अभी देखा कितना हो जाता है एटॉमिक मास 60। तो यहाँ पर 12 प्लस 16 इंटू 2 32, तो ये टोटल हो जाता है आपका 44U। तो इस तरीके से आप आसानी से, अगर आपको उस कंपाउंड का या सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं इस मेथड के थ्रू, जिसमें अपन को नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए जो आपके बुक में आपको टेबल में गिवन है, और आगे आप ऐसे ही करके और दूसरे एग्जांपल लेकर के एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। नाउ दूसरा हेडिंग यहाँ पर आ जाता है आपका फॉर्मूला मास। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला मास क्या हो जाता है। नाउ फॉर्मूला यूनिट, इससे पहले हमने देखा मॉलिक्यूलर मास कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम के एटॉमिक मास का सम करने पर जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। नाउ बात करते हैं फॉर्मूला मास की, कि किसी भी कंपाउंड का जो भी केमिकल फॉर्मूला है उससे हम उसका फॉर्मूला यूनिट मास आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, कि फॉर्मूला यूनिट मास इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस और एटम प्रेजेंट इन फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड। कि किसी भी एक कंपाउंड का जो भी केमिकल फॉर्मूला है उसमें मौजूद सभी आयंस हो चाहे एटम हो, उनके एटॉमिक मास को आप ऐड अप कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए अपन NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए 23 हो जाता है, और क्लोरीन का कितना हो जाता है 30.55 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास कैसे लिखेंगे, इट्स सम ऑफ एटॉमिक मास। तो कितने एटम है यहाँ पर सोडियम के 1, ऐसे ही क्लोरीन के कितने एटम है 1, दोनों के एटॉमिक मास पुट कीजिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, ऐड करिए, आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाता है 58.5। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूनिट मास पता करने के लिए आपको जो भी कंपाउंड गिवन है उसका आपको क्या पता होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला, और उसमें जो भी एटम्स आ रहे हैं उनके आपको पता होने चाहिए एटॉमिक मास, तभी जाकर के आप फॉर्मूला यूनिट मास या इससे पहले जो अपन ने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास वो निकाल सकते हैं। नाउ आगे अपन देखने वाले हैं यहाँ पर रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है अपन ने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, मॉलिक्यूलर मास देख लिया और फॉर्मूला यूनिट मास देख लिया। नाउ हमें अभी ये पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला के लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपन वो रूल्स देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आपका इस चैप्टर में ये समझना जरूरी है, दैट इज रूल्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। इस पे बेस्ड आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको किसी तरीके का कंपाउंड का केमिकल नेम गिवन होगा, आपको केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन करना होगा, और किसी किसी केस में आपको केमिकल फॉर्मूला गिवन होगा, आपको उसका केमिकल नेम राइट डाउन करना होगा। तो यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं रूल ऑफ राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला को राइट कैसे आप कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप रूल अपन एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म कंपाउंड, कि जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसको जो भी एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं उन एलिमेंट के आपको क्या लिखना है सबसे पहले सिंबल। और पहले भी मैंने बताया था कि केमिकल फॉर्मूला में जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल आ जाता है उस केस में आपको मेटल का पहले लिखना है और नॉन मेटल का आफ्टर।
सो सबसे पहला स्टेप अपन देखेंगे फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपन देखें जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में आप देख रहे हैं दोनों ही क्या है आपके नॉन मेटल। तो अपन अब केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम क्या रूल अप्लाई करना है कि जब भी दोनों नॉन मेटल आ जाए तो पहले लेस रिएक्टिव मटेरियल का नाम लिखना है और आफ्टर में मोर रिएक्टिव मटेरियल का नाम। तो यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म द कंपाउंड। तो हाइड्रोजन का सिंबल हमको पता है क्या हो जाता है H और सल्फर का क्या हो जाता है S। पहला स्टेप अपन ने फॉलो कर लिया, क्या कर लिया कि जो भी एलिमेंट कंपाउंड को बना रहे थे उनके सिंबल हमने लिख लिए। नाउ दूसरा स्टेप देखें कि बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसीज। अब वैलेंसीज आपको आपके बुक में टेबल में मिल जाएगी, हर एक एलिमेंट का आपको नाम गिवन है वहां पर, उसका आपको सिंबल गिवन है और वो कितने बॉन्ड बनाता है यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वही उसकी क्या हो जाती है वैलेंसी। तो सबसे पहले किया अपन ने कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के सिंबल लिख लिए, फिर उनके नीचे अपन को उनकी वैलेंसीज लिखनी है। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो जाती है और सल्फर की वैसे इन जनरल 2 हो जाती है। तो दूसरा स्टेप अपन ने फॉलो किया कि बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। दूसरा रूल फॉलो किया। नाउ थर्ड रूल देखिए, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम। कि जो भी एटम कंबाइन होकर के कंपाउंड बना रहे हैं उनकी वैलेंसीज को अपन को क्या कर देना है, क्रॉस ओवर कर देना है। यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फर की तरफ चली जाएगी और सल्फर की वैलेंसी हाइड्रोजन की तरफ चली जाएगी। तो अब राइट डाउन कैसे करेंगे केमिकल फॉर्मूला देखिए कि विद फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम। तो फर्स्ट एटम के साथ अपन ने सेकंड एटम की वैलेंसी को राइट कर दिया एज अ सबस्क्रिप्ट, और विद सेकंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम। तो सेकंड एटम लिखा और उसकी वैलेंसी 1 थी, तो 1 को नॉर्मली यूजुअली मेंशन नहीं करते। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड जो भी गिवन है उसका केमिकल फॉर्मूला इन रूल्स को फॉलो करके लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर देखिए सबसे पहले अपन क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन, पहले लेस रिएक्टिव और बाद में मोर रिएक्टिव मटेरियल को लिख दिया। ठीक है। नाउ दूसरा स्टेप क्या था, दोनों की वैलेंसी लिख देते हैं। तो कार्बन की जैसा कि आप जानते हैं 4 हो जाती है और ऑक्सीजन की 2 हो जाती है। दूसरा रूल फॉलो किया अपन ने। नाउ अपन को क्या करना है, क्रॉस ओवर देयर वैलेंसी। तो क्रॉस ओवर कर देते हैं, कार्बन की के बाद अपन को ऑक्सीजन का वैलेंसी लिख देना है और ऑक्सीजन के बाद कार्बन की वैलेंसी लिख देना है। नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला जो बना है वो अपने पास क्या जा रहा है, C2O4। नाउ अपन को क्या करना है कि फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें अपन क्या करेंगे, टेक 2 कॉमन एंड डिवाइड द फॉर्मूला बाय 2। तो पूरे फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करने पे 2/2 हो जाएगा कार्बन 1 और 4/2 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखें, अगर कहीं पर हायर वैल्यू आ रही है और वो इजीली किसी सिंगल डिजिट से डिवाइड हो सकती है तो आपको वो डिवाइड करके उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मेंशन करना है। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपन को किसी फैक्टर से डिवाइड करके उस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। तो क्विकलाइन के केस में देखेंगे सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, पहला स्टेप अपन ने दोनों मटेरियल के सिंबल लिख लिए, फिर दोनों की वैलेंसीज लिख दी और वैलेंसीज को क्या करना रहता है, क्रॉस ओवर। तो कैल्शियम में भी 2 है और ऑक्सीजन में भी 2 है। नाउ आप देख सकते हैं कि दोनों आसानी से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको डिवाइड करने के बाद CaO, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। तो ये चारों पांचों रूल आपको जो यहाँ पर समझाए गए हैं, इनको एक बार पहले थॉरली रिवाइज करें, उसके बाद कुछ एग्जांपल लेकर के कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है। नाउ इस चैप्टर का लास्ट रिमेनिंग पार्ट आपका रह जाता है मोलर मास और मोल कंसेप्ट। तो वो अपन देख लेते हैं मोलर मास क्या होता है और मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा था एटॉमिक मास, उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूलर मास, फिर हमने देखा
फॉर्मूला मास और अब आपका जाता है मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है वो देख लेते हैं, और मोल कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी प्रैक्टिकली अपन किसी कंपाउंड या किसी मटेरियल की जो बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल यूनिट उसकी क्या हो जाती है, मोल। तो क्या होती है वो समझते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बात करते हैं मोलर मास की, कि मोलर मास क्या होता है। तो सबसे पहले वर्ड आता है आपका मोल। एग्जैक्टली मोल एक तरह की आपकी यूनिट हो जाती है जो कि सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल से आप क्या समझते हैं कि उस सब्सटेंस में उस चीज के कितने एटम होने चाहिए। तो यहाँ पर एक नंबर आता है, एक संख्या आती है जिसे हम कहते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। यानी कि जब किसी सब्सटेंस के इतने एटम एक साथ इकट्ठे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, उस सब्सटेंस का एक मोल। और इस नंबर को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो इस नंबर को वैज्ञानिक ने दिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। कि किसी भी सब्सटेंस के अगर इतने एटम वहां पर मौजूद हैं तो वो क्या कहलाएगा, उस सब्सटेंस का एक मोल कहलाएगा। ऐसे ही बात करें मोलर मास की, तो द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ वन मोल। कि उसी सब्सटेंस के वन मोल में जितने एटम मौजूद होंगे उन एटम्स के मास को ही अपन क्या बोल रहे हैं, मोलर मास। तो हमने बोला एक मोल में कितने एटम मौजूद हैं, तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल में कितने हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 3। कि जब इतने एटम का मास अपन एक साथ लिखेंगे तो वो उनका क्या कहलाएगा, मोलर मास। कि एक मोल पदार्थ मैटर की जो अमाउंट का मास है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मोलर मास। जैसे आपको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक आपका जो नॉर्मल बैलेंस होता है, आप उसमें एक तरफ क्या लिखें, एक मोल मास, तो वहां पर कितने आपको एटम रखने पड़ेंगे, एवोगाड्रो नंबर की इक्वल आपको वहां पर एटम रखने पड़ेंगे, तब जाकर के वो एक मोल मास को बता पाएगा। जैसे कि अपन बात करें कि एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास हमने बढ़ा था एक एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन एक मोल हाइड्रोजन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर मोल। तो इस 1 ग्राम में कितने हाइड्रोजन के एटम मौजूद होंगे, 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हाइड्रोजन के एटम आपके मौजूद होंगे। कि किसी भी चीज के एक मोल से क्या तात्पर्य है कि उसमें उस मैटर के इतने एटम्स या मॉलिक्यूल होने चाहिए, तब जाकर के वो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 mole of that substance. It is equal to the 6.022 into 10 to the power 23 atom of that element or substance. Now अपन बात करते हैं यहाँ पर अब मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स चाहे तो एटम हो सकते हैं उस एलिमेंट के, चाहे तो वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे अपन बात करें एक मोल एटम में एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम होने चाहिए। ऐसे ही एक मोल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। तो यहाँ पर जो है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इसको आपको याद रखना इज एवोगाड्रो नंबर, और इसको शॉर्ट में आप कैपिटल एल से भी लिख सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज अ मास इक्वल टू ग्राम एटम मास ऑफ दैट एलिमेंट। कि एक मोल का मास आपका कितना हो जा रहा है, हम बोल रहे हैं एक मोल। जैसे हाइड्रोजन का नॉर्मली हमने बोला कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1 यूनिट, तो उसी का 1 मोल का मास किसका हो जाएगा, उसके एटॉमिक मास के, और वो काय में आ जाएगा ग्राम पर मोल में। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का सिंपली हमने क्या बोला था, 16 एटॉमिक मास यूनिट।
तो 1 मोल ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से जो भी एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का है या मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का है एटॉमिक मास यूनिट में, उसको आप अगर मोल में लिखना चाहते हैं, जैसे कि 1 मोल या ऐसे ही लिखना चाहते हैं, तो उसको अपन को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करना होता है। फिर यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपके गिवन है जिसमें आप मोल कंसेप्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकेंगे नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो किस तरीके से आप निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कि जब आपको मोलर मास गिवन है और गिवन मास है तो आप यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे अगर आपको पार्टिकल्स के नंबर गिवन है, तो यहाँ पर तीनों फॉर्मूले आपको गिवन है। तो एक एक करके अपन ये फॉर्मूले डिस्कस करते हैं और इनका एक छोटा सा एग्जाम्पल एक एक में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले आपके बुक में अवेलेबल हैं, उनको देख लीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। तो जहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस के आपको मोल निकालने हैं तो उसमें पहला फॉर्मूला क्या है कि वो क्वेश्चन में जो भी सब्सटेंस का मास गिवन है उसको उसके मोलर मास से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो 72 ग्राम क्या है आपका गिवन मास हो गया। तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया 72 ग्राम और यहाँ पर अपन ने लिख लिया मोलर मास। तो वाटर का पहले आपको मोलर मास निकालना चाहिए हाइड्रोजन का, और वाटर का अपन ने निकाला हुआ ऑलरेडी कितना हो जाता है 80 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मोल आ जाएंगे आपके 4 मोल। तो 72 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर के कितने मोल हो जाते हैं आपके 4 मोल। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला के थ्रू किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको उसका गिवन मास दिया है तो मोलर मास से आप उसको डिवाइड करके उसके मोल काउंट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कब, जब आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्या दिए गए हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कहा कि 12.044 into 10 to the power 23 H2O के मॉलिक्यूल में हाउ मैनी मोल्स आर देयर, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि इतने नंबर हैं किसके H2O के मॉलिक्यूल के, तो उसमें कितने मोल वाटर है, तो सिंपली अपन को जो भी गिवन पार्टिकल का नंबर है उसको आपको ऊपर पुट करना है 12.044 into 10 to the power 23 into उसमें आपको फिर डिवाइड कैसे करना है एवोगैड्रो नंबर से। तो एवोगैड्रो नंबर आपने लिख लिया 10 to the power 23। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कंप्लीटली आपका 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सो दोनों ही केस में आपको फॉर्मूला सेम टू सेम है। जब आपको मास गिवन हो तो उसके मोलर मास से आपको डिवाइड करना है, और जब पार्टिकल्स के नंबर गिवन हो तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लेना है। ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से पहले याद करें और एक दो एग्जांपल के थ्रू आप इनको प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी से मोल फाइंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस कंक्लूड द चैप्टर 3 ऑफ द क्लास 9th। Now in the further video we discuss about the atomic structure in chapter 4. So thanks for watching our today's video. Please do like, share and subscribe our channel and study well.